तो बच्चों हम लोगों ने आपका जो द लिविंग वर्ल्ड फर्स्ट चैप्टर है क्लास +1 बायोलॉजी का, हमने वो खत्म कर लिया है, फिनिश हो गया हमारा, कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम आपका चैप्टर करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने बहुत सारे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखने को मिल रहे होंगे, वेजिटेशन देखने को मिल रही है, प्लांट्स हैं, छोटी-छोटी जड़ी बूटियाँ हैं आपको देखने को मिल रही है, साथ में ही आपको एबायोटिक फैक्टर्स भी देखने को मिल रहे होंगे, विंड, वाटरफॉल हो गया, ठीक है, पानी दिख रहा है आपको नीचे, जहाँ से पानी सब एनिमल्स पी रहे हैं, वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा, एलिफेंट आपको नज़र आ रहे होंगे बात करते हुए, नहाते हुए, ठीक है? सब कैसे कितने मज़े कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, कितनी ज़्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है हमारे पास, देखिए कितने अलग-अलग तरीके के जीव-जंतु हैं हमारे पास, ठीक है जी? इस प्लेनेट पर कितनी खूबसूरती है। तो देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा है आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हम लोगों ने बच्चों क्या किया? उसमें हमने बेसिकली देखा कि किस तरीके से हमारी बायोलॉजी है वो चलती है और किस तरीके से वो बंटी हुई है आपकी एक ब्रांच बॉटनी में और एक दूसरी ब्रांच आपकी किसमें, जूलॉजी में। आफ्टर दैट हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से हम लोग टेक्सोनॉमी करते हैं। टेक्सोनॉमी में हमने देखा था कि आपके 4 स्टेप्स इंक्लूडेड रहते हैं। कौन कौन से आपके? फर्स्ट आपका रहता है कैरेक्टराइजेशन, सेकंड आपका रहता है आइडेंटिफिकेशन, थर्ड आपका रहता है क्लासिफिकेशन और लास्ट और फोर्थ आपका जो स्टेप है वो है नॉमेनक्लेचर। तो देखिए जो क्लासिफिकेशन आपका एक्चुअली जो आपका स्टेप है वो आपका थर्ड स्टेप है, वहीं से हम लोग आज चलेंगे आगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की तरफ। वो जो आपका थर्ड स्टेप है उसको थोड़ा और डिटेल में हम देखेंगे। तो इस चैप्टर में उसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे चीजें किस आधार से कैसे कैसे आपकी एक तरीके से जाल बुना हुआ है, ठीक है। और उस जाल को हमने क्या करना है, बहुत ही पैटर्न वाइज, बहुत ही इजीली हमने क्या करना है, उसको छानबीन करनी है, उसमें देखना है कि किस तरीके से बायोलॉजिकली चीज़ों को एक एड्रेस किया गया हुआ है। बेसिकली क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या है कि हमें चीज़ों को एड्रेस करना, उनको एड्रेस देना। जैसे मैं बात करूं हमारी, अगर मैं हमारी अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है, हम लोग ह्यूमंस की बात करते हैं, तो हम एक कम्युनिटी है, पॉपुलेशन है एक बहुत बड़ी, ठीक है। अब इतनी पॉपुलेशन को हमें कैसे पता चलेगा कि वो आदमी, एक पर्टिकुलर आदमी है, वो कहाँ रहता है? तो आप क्या करोगे, आप उसका आधार कार्ड लोगे, उस पर लिखा होगा उसका विलेज का नेम, उसका पोस्ट ऑफिस, आफ्टर दैट उसका ब्लॉक, तहसील जिसको बोल देते हैं, देन डिस्ट्रिक्ट, देन उसका स्टेट। आफ्टर दैट हम उसकी बात करेंगे तो किस कंट्री में रहता है, कहाँ से बिलोंग करता है। कंट्री के बाद आपका आ जाता है नेक्स्ट, अगर हम उससे भी अपर लेवल पर चले जाएं तो कौन से कॉन्टिनेंट में है, सॉरी आपका एशिया में पड़ता है वो, ठीक है, कॉन्टिनेंट। आफ्टर दैट कौन से प्लेनेट पर है, अर्थ प्लेनेट पर है, कौन सा आपका सोलर सिस्टम आ गया, वहां पर हम बता सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हम बता सकते हैं कौन सी गैलेक्सी को बिलोंग करता है, कौन सा यूनिवर्स है। तो ये तो बहुत बाहर की बातें होंगी, ठीक है, लेकिन हम लोग रहेंगे बायोलॉजी कौन से अपने ही प्लेनेट के ऊपर रहेंगे, वहां देखेंगे कि चीजें कैसे और किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से बायोलॉजिस्ट ने इन चीजों को क्या किया हुआ है, डिफाइन किया गया है, किस तरीके से इनको एड्रेस किया गया है, क्या क्या चीजें रहती हैं। तो हमने यहाँ देखिए एक सेकंड के लिए, तो बच्चों हम लोगों ने जो पीछे आपका पढ़ा है सबसे पहले टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी में हमने क्या देखा था, टैक्सोनॉमी में यही तो देखा था हम लोगों ने कि चीजों का बेसिस क्या है, किस बेस्ड पर इनको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो हमने पहले किसी चीज को ढूंढा, ठीक है, उसको करेक्टराइजेशन किया, आफ्टर दैट उसका हम लोगों ने क्या किया, आइडेंटिफिकेशन किया, देन हमने क्लासिफिकेशन किया, जो आपका थर्ड स्टेप है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। आफ्टर दैट हम लोगों ने क्या किया, उसका नॉमेनक्लेचर, उसको नेमिंग दे दी, उसका नॉमेनक्लेचर किया, ठीक है जी। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहाँ पर अगर मैं बात करूं इस चैप्टर में, तो हम लोग बेसिकली इस क्लासिफिकेशन स्टेप को और बहुत बेहतर तरीके से देखना चाहते हैं, ठीक है जी। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले बड़ी बात कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या चीज? तो सिंपली इसकी एक आपकी बहुत अच्छी डेफिनेशन है। सो इट इज अ साइंटिफिक प्रोसीजर of arranging organisms। ध्यान से इस डेफिनेशन को बच्चों आप सब लोग नोट कर लीजिए, organisms into groups on the basis of similarities and dissimilarities। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, इन्होंने कहा कि बेसिकली बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, आपकी एनसीईआरटी क्या बताती है। तो साइंटिफिक प्रोसीजर है किसी ऑर्गेनिजम्स को या बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्या करना है, एक ग्रुप में अरेंज करना है। कौन से ग्रुप में रखा जाएगा वो कैसे पता चलेगा? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज
एंड डिसिमिलैरिटीज, कि किन जीवों में एक सिमिलैरिटी पाई जा रही है, किन के दो कान है, किन के हम बोल सकते हैं दो आंखें हैं, किसकी आंखें साइड पर लेटरल साइड पर है, किसकी सामने को है, ठीक है, किसके पास नोस्ट्रिल्स हैं, किसके पास क्या है, टीथ कितने हैं, सिमिलैरिटीज देखेंगे, कौन बाईपेडल है, कौन टेट्रापेडल है, कौन दो पैरों पर चल रहे हैं, कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जो चार पैरों पर चल रहे हैं, कौन से प्लांट्स छोटे हैं, कौन से बड़े हैं। तो यही पूरा का पूरा आपका आधार बच्चों क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक सिंपल सा, हम कहते हैं कि इसका बेसिक्स है, कहते हैं ना ऑन द बेसिस ऑफ दैट चीजें ये टिकी हुई हैं, इसकी नींव है कि हम लोग सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज के आधार पर क्या करते हैं बच्चों, इनको हम लोग क्लासीफाई करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो अगर मैं बात करूं इनको क्लासीफाई करने के लिए, तो दूसरी बात आती है एंड प्लेसिंग, और अगर मैंने मान लीजिए इनको अच्छे से ढूंढ लिया कि ये कौन से और कहां पर बिलोंग करते हैं, ठीक है, क्या क्या इनकी सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज है, तो मुझे अब क्या करना है, इनको एक ग्रुप में रखना है, और ग्रुप में किस पर कैसे रखूंगा, इन द हायरार्की रखना है मुझे, ठीक है, इन द हायरार्की ऑफ बेसिकली कैटेगरीज, इन द हायरार्की ऑफ कैटेगरीज, ठीक है जी। मुझे इनको एक प्रॉपर तरतीब वाइज लगाना है, सबसे पहले जैसे आ जाता है आपका किंगडम, आफ्टर दैट आपका फाइलम, आफ्टर दैट आपका क्या आ जाता है, जल्दी बताइए बच्चों, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। तो मुझे देखना है कि सबसे पहले मेरी स्पीसीज है किस जीनस से रिलेटेड है, किस फैमिली में आती है, किस ऑर्डर में आती है, किस आपकी क्लास में आती है, कौन से आपके फाइलम में और कौन से किंगडम से बिलोंग करती है, क्या वो प्लांट है, क्या वो एनिमल है, या क्या वो फंगस है, क्या या वो फिर आपका मोनेरा बैक्टीरिया है, या फिर आपका वो क्या है, कोई ना कोई प्रोटिस्ट है। तो मुझे बेसिकली बच्चों इस आधार पर ये चीजें सारी की सारी समझ में आएंगी कि अच्छा ये इस तरीके से सारी चीजें काम कर रही हैं, ठीक है जी। तो देखिए ध्यान से, नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके ऑब्जेक्टिव्स, अब क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मायने क्या है, करना क्यों चाहते हैं हम लोग, ठीक है जी। तो ऑब्जेक्टिव्स बच्चों क्या है आपके, बेसिकली देखा जाए तो मुझे आइडेंटिफाई करना है, चीजों को ढूंढना है, ठीक है जी, आइडेंटिफाई करना है, और बाद में मुझे क्या करना है, एंड डिस्क्राइब करना है उसको, ओके जी। और डिस्क्राइब किस बेसिस पर करना है, जितनी भी उसकी क्या है टाइप्स ऑफ स्पीसीज, पॉसिबल टाइप्स ऑफ स्पीसीज सारी की सारी मुझे उसकी डिस्क्राइब करनी है, उनको ढूंढना है, आफ्टर दैट उनकी नेमिंग करनी है, ठीक है जी। सेकंड स्टेप हमारे पास इसमें, सॉरी सेकंड हमारे पास इसमें आपका पॉइंट आता है कि मुझे अरेंज करना है स्पीसीज को, अरेंजमेंट ऑफ स्पीसीज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटीज, ठीक है जी, ओके। थर्ड पॉइंट क्या आएगा बच्चों यहाँ पर आपका, टू इवॉल्व अ ट्रूली नेचुरल फाइलोजेनेटिक सिस्टम, तो मुझे अब इनका क्या करना होगा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी देखना पड़ेगा। फाइलोजेनेटिक बच्चों रिलेशनशिप क्या होता है, अभी मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा। फाइलोजेनेटिक बच्चों रिलेशनशिप आपका होता है बेसिकली एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, कि मुझे कैसे पता चला है कि जो आपका किंगडम हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले मोनेरा आएगा, फिर प्रोटिस्टा आएगा, फिर फंगस आएगा, फिर देन आपका कौन सा आएगा, प्लांटे, देन एनिमेलिया। तो किसने बताया हमें कि एनिमेलिया सबसे लास्ट में आएंगे और मोनेरा सबसे फर्स्ट नंबर पर आएंगे, ये बच्चों आपके बताते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। हम देखते हैं कि सबसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म्स कौन सी हैं, सबसे पहले कौन आया है इस धरती पर, और सबसे बाद में कौन आए हैं, और सबसे मॉडर्न कौन है, सबसे एडवांस्ड एनिमल्स कौन से हैं, और वो बच्चों आपके निकल कर आते हैं हमारे पास आपके एनिमल्स। वो कौन से निकल कर आते हैं हमारे पास, एनिमल्स, ठीक है जी। लास्ट जो स्टेप होगा वो बच्चों आपका होगा कि मुझे क्या करना है, सिंपल सा स्टेप है आपका, हेल्पिंग इन easy identification, in easy identification of organism, of organisms, ठीक है जी। अब मैंने ये बात क्यों कही, क्योंकि अगर मेरे पास तीनों स्टेप्स आपके कंप्लीट हो जाते हैं, सो आफ्टर दैट मैं क्या कर सकता हूँ, इजी इसको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ऑर्गेनिजम्स को रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकता हूँ, यही हो सकता है ना बच्चों, मैं इसको इजीली रेफरेंसेस के लिए यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे ये सब चीजों के बारे में पता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आपका किसी इसको मेडिसिनल यूज के लिए कर सकता हूँ यूज, अप्लाइड साइंस के लिए यूज कर सकता हूँ, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। इन सब चीजों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइक्रोबायोलॉजी में हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं आपके प्रोबायोटिक्स, आपने सुना होगा योकल्ट, ठीक है जी, ओके। तो योकल्ट क्या करता है, उसमें क्या होते हैं आपके प्रोबायोटिक्स होते हैं, मतलब लिविंग बैक्टीरियाज होते हैं। तो हमें पता चल गया कि ये बैक्टीरियाज क्या है, हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाले हैं, तो हमने उनको यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है। जो मेरे लिए खतरनाक चीजें हैं हमने उनके लिए एंटीबायोटिक्स बना ली, उनको मारना शुरू कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी तरीके से पता लगाते हैं कि जीव है कौन सा, क्या करता है, किस तरीके से उसका खाना पीना है, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है, साइटोलॉजी क्या है, सारी चीजें हम लोग जब डिस्क्राइब कर लेते हैं, देख लेते हैं, करेक्टराइज उसको कर लेते हैं अच्छे से उसके करेक्टर्स को, देन हम लोग क्या करते हैं, उसको
हम लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं। एट द एंड क्या करना है, ह्यूमंस क्यों हम लोग इन सबको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए किस तरीके के बेनिफिट हैं, किस तरीके से डिजीज कॉज करते हैं, किस तरीके से हम लोग इन सब चीजों से बच्चों बच सकते हैं। ठीक है जी, बेसिकली यही एक आधार रहता है सारी चीजें करने के लिए, हम अपने लिए ही कर रहे हैं। ह्यूमंस बहुत खुदगर्ज होते हैं, आपको पता है, हम लोग अपने लिए ही सब कुछ कर रहे हैं, और कोई इसमें आपका योगदान अलग से नहीं है कि हम लोग कोई कह दें कि इस चीज़ के लिए कर रहे हैं या उस चीज़ के लिए। हमें अपनी प्रजाति को जिंदा रखना है, ठीक है। हम लोग नहीं चिंता करते हैं कि कौन सी प्रजाति मर रही है, कौन सी खत्म हो रही है, कौन सी एंडेंजर्ड है, कौन सी एक्सटिंक्ट हो रही है। वो बहुत बाद की बातें आती हैं कि अच्छा यार ये भी चीज़ें एक्सटिंक्ट हो रही हैं, फिर बड़े बड़े लॉज बनते हैं, बड़े बड़े लोग बैठते हैं, कमेटीज बनती हैं, देन हमें पता चलता है कि अच्छा यार इनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया है, इनको हमें बचाना है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको ढूंढते हैं, ढूंढ के इनको हम लोग अच्छे से क्या कर लेते हैं, इनको प्रिजर्व कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें, ठीक है। जैसे हम लोगों ने टेक्सोनॉमिकल एड्स में पढ़ा था, रेफरेंसेस के लिए आफ्टर दैट यूज करते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीजें बच्चे उसमें आती हैं। नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूं, तो अगर देखा जाए बच्चों, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमें आज के दिन में तो पता है कि कैसे होती है, तो शुरुआती दिनों में क्या हुआ होगा, किस तरीके से हमें पता चला कि आपकी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो रही है और किस बेसिस आधार पर हो रही है, ठीक है। सो फर्स्ट अगर मैं बात करूं, फर्स्ट नॉन साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की, तो ये बच्चों बेसिकली क्या थी आपकी, सिर्फ और सिर्फ आपकी ओनली बेस्ड ऑन क्या थी, आपकी बेस्ड ऑन यूजेस। क्यों बेस्ड ऑन यूजेस में बात बोल रहा हूं, क्योंकि उस समय पर क्या थे आपके, ना तो बच्चों आपके पास कोई साइंटिफिक अपरेटस था, कोई भी साइंटिफिक अपरेटस हमारे पास नहीं था, ठीक है। अगर मैं आज से 500 साल से पीछे चला जाऊं, 500 ईयर से पीछे चला जाऊं, तो क्या था हमारे पास, कुछ भी नहीं था, ठीक है जी। सिंपल सी बातें होती थी, ठीक है जी, ओके। कोई आधार नहीं था चीजों के लिए, ओके। तो क्या था, जो हमारे काम की चीजें थी उसके बेसिस पर हम लोग क्या कर लेते थे, सिंपल सी बात होती थी कि हम लोग उसको क्या करते थे कि जो मेरे काम की चीज है उसको हम लोग एक कैटेगरी में डाल लेते थे, जो मेरे काम की नहीं है उसको हम लोग दूसरी कैटेगरी में डाल लेते थे, ठीक है जी। चलिए, तो अब यहाँ देखिए, अगर मैं बात करता हूँ, कोई हमारे पास माइक्रोस्कोप नहीं था, माइक्रोस्कोप नहीं था कोई भी, ठीक है। अगर मैं बात करूं, लेबोरेटरी तक नहीं थी हमारे पास कोई भी, ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो सुबह, अगर मैं बात करूं आपकी कि अतीत में अगर हम लोग चले जाएं, अगर अतीत में चले जाएं हम लोग, सिंपल सी बात करूं, तो क्या था बच्चों, हम लोग सिंपली क्या करते थे, सुबह उठते थे, ठीक है, मॉर्निंग में क्या करते थे ह्यूमंस, निकलते थे बाहर, ठीक है, शिकार किया, रिप्रोड्यूस किया, खाना खाया और रात को आके सो गए, बस, और कोई काम नहीं होता था इनके पास, ठीक है। तो सिंपली दीज आर द, अगर मैं बेसिकली कहूँ, दीज आर द ओनली टास्क ह्यूमंस वर परफॉर्म, ठीक है, या ह्यूमंस वर हैविंग एट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है जी, सिर्फ और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है जी। एक सेकेंड लीजिए, चलिए अब देखिए, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यू नो सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट पॉइंट आपका कि एग्रीकल्चर हमारे पास थी, ठीक है। एग्रीकल्चर यूजेस हम लोग देख लेते थे कि मेरे पास एग्रीकल्चर का क्या क्या यूज है, उस बेसिस पर हम लोग चीज़ों को क्या कर लेते थे, डिफाइन कर लेते थे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात करते हैं, एक सेकेंड दीजिए, यहाँ देखिए, अगर मैं बात करूं बेस्ड ऑन आपका क्या यूजेस, बेस्ड ऑन यूजेस की बात करूं, तो बच्चों कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग क्या करते थे, किस काम आ रही हैं, किस तरीके से काम आ रही हैं, हम बेसिक आज भी पढ़ते हैं, जैसे कि रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो क्या है, रोटी आपका फूड, ठीक है, यही तीन चीज़ें होती थी हमारे पास, ठीक है, रोटी कपड़ा क्लोथिंग हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ आपका क्या हो गया, शेल्टर हो गया, ठीक है बच्चों, ओके। फिफ्थ हम लोग बात करेंगे, सॉरी आपका थर्ड हो गया आपका शेल्टर, फोर्थ आपका हो गया आपका सिक्योरिटी बात करेंगे हम लोग, और एक इसमें पॉइंट हम लोग और ऐड करेंगे, वो है आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक है जी। चलिए, तो फूड में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने, जो वेजिटेरियन थे उन्होंने क्या किया, अपने आप को जल्दी बताइए, उन्होंने प्लांट बेसिस चीज़ों को क्या किया, क्या किया, उन्होंने क्लासीफाई कर लिया, कैसे किया, उन्होंने देखा दालें कौन सी है, पल्सीज ग्रेन्स कौन से हैं, ठीक है, ओके। आफ्टर दैट जो खाने वाले, जो आपके नॉन वेजिटेरियन थे, उन्होंने अपने लिए मीट, चिकन, मटन, ठीक है जी, और ये सारे जैसे गोट हो गया, ठीक है। तो
इनसे इन्होंने क्या किया, इनको पता चला कि अच्छा हम इनको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने अपने आप अपनी जिस बेसिस पर इन्होंने चीजों को क्या किया, इस तरीके से इन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, क्लासीफाई कर लिया। लेकिन अगर बात करें क्लोथिंग की, तो क्लोथ किससे बनते हैं, कपड़ा बनता किससे है आपका, जैसे फाइबर, तो फाइबर देख लिया, जूट हो गया, ठीक है जी, ओके, कॉटन हो गया आपका। शेल्टर में बात करूं तो शेल्टर किससे बनता है, पहले आजकल के जमाने में तो आपका लेंटर पड़ता है, सरिया होता है, सब कुछ होता है, ठीक है, लेकिन शेल्टर पहले कैसे शेल्टर होता था, लकड़ी के मकान बनते थे, तो कौन सी लकड़ी सबसे बेहतर थी, टिम्बर, साल हो गई, ठीक है, आपका टीक वुड हो गई, ओके। अगर मैं बात करूं शीशम, बहुत अच्छी लकड़ी पाई जाती है शीशम, ठीक है। सिक्योरिटी में अगर बात करें, ठीक है, तो वफादारी, वफादार कौन है, जल्दी बताइए, कौन कौन बताएगा बच्चों, वफादार आपके सबसे पहले डॉग, तो लोगों ने डॉग रखने शुरू कर दिए, ठीक है, कि अच्छा जी डॉग क्या है, आपके वफादार एनिमल्स हैं, इनसे भी हम लोग काम ले सकते हैं। तो ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं, तो ट्रांसपोर्ट में बच्चों आपके हॉर्स कार्ट, ठीक है, गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ठीक है, ऑक्स कार्ट हो गया, ठीक है जी, ओके। आफ्टर दैट आपके पास बुल कार्ट आ गया। तो ये सब चीजों के आधार पर अगर देखा जाए तो बेसिकली ह्यूमंस ने क्या किया, चीजों को बेस्ड ऑन यूजेस उन्होंने एक तरीके से इनको सजावट करके इनका क्लासीफाई अपने तरीके से किया, जो क्या था, एक बिल्कुल इररेलेवेंट चीजें थी, ये बिल्कुल भी साइंटिफिक बेसिस पर नहीं था, और ये नॉन साइंटिफिक था, जो बिल्कुल किसी काम का नहीं था, लेकिन जितना उस समय उनका डेवलप हुआ था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट उनके अंदर थी, उनका रीजनिंग और उनका एप्टीट्यूड जिस आधार का था, उन्होंने चीजों को इंटेलिजेंस के बेसिस पर, जो वैसी इंटेलिजेंस थी उस समय पर, उन्होंने उसको क्लासीफाई करना शुरू किया, चीजों को तरतीब भाई लगाना शुरू किया, ठीक है जी। चलिए, तो अगर मैं अब बात करूं आपके सामने, तो आफ्टर दैट हमारे पास एक सेकंड दीजिए, आफ्टर दैट हमारे पास बच्चों आपकी आज की जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, वो आपकी इस तरीके से आती है, एक सेकंड दीजिए, इसको थोड़ा सा हम लोग रेज कर लेते हैं, एक सेकंड दीजिए बस। चलिए, चलिए, तो यहाँ देखिए, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आपका, देखिए यहाँ पर, तो मैं अगर बात कर रहा हूँ क्लासिफिकेशन सिस्टम की, तो थ्री मेन टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम आज के समय पर आपको देखने को मिलती हैं, और ये किस तरीके से थ्री मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है जी, तो किस आधार पर, क्यों बोल रहा हूं मैं कि थ्री मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम, ये बच्चों एक्चुअल में थ्री मेन क्लासिफिकेशन सिस्टम वैसे नहीं है कि जो हमें पढ़नी है, ये किस तरीके से इवॉल्व हुई है उस बेसिस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ। चलिए देखिए, सबसे पहले आपके पास आती है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है जी। तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दी थी, आपकी अरिस्टोटल साहब ने, ठीक है जी, ओके। अरिस्टोटल साहब कौन है, आपके फादर ऑफ बायोलॉजी, कौन है आपके फादर ऑफ बायोलॉजी। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, इन्होंने कहा, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने बाहर से मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स देखे, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स देखे, और इन्होंने क्या कहा कि चीजों को बस आप लोग क्या कर सकते हो, बाहर से देख के क्लासीफाई कर सकते हो, सिंपल सी चीजें, एक्सटर्नल फैक्टर्स देखे इन्होंने, ठीक है जी, ओके। लेकिन इनके बाद कौन आए, इनके बाद आते हैं फेनेटिक सिस्टम लेकर, नेचुरल सिस्टम लेकर आपके, नेचुरल सिस्टम लेकर आपके जॉर्ज एंड बेंथम, जॉर्ज एंड बेंथम, बेंथम हुकर साहब आपने पढ़ा होगा, ठीक है जी, जॉर्ज बेंथम एंड हुकर, ठीक है जी। इन्होंने क्या किया, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसमें आपका हम बोल सकते हैं फेनेटिक सिस्टम भी इसको बोल देते हैं, फेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। इन्होंने कहा कि देखिए आप एक्सटर्नल फीचर्स देखिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल इररेलेवेंट है, क्योंकि आपको साथ में एक और फैक्टर जोड़ना पड़ेगा, वो है आपका इंटरनल फैक्टर्स। आपको सेल के अंदर, चीजों के अंदर झांकना पड़ेगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बाहर से हम चीजों को देखकर क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं ढंग से। तो इन्होंने मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स तो वैसे के वैसे ही रखे, लेकिन इन्होंने साथ में हमें बताया कि आप ऐसे कीजिए, क्या देखिए, एनाटॉमिकल फैक्टर्स को देखिए, ठीक है जी, एक सेकंड दीजिए, एनाटॉमिकल फैक्टर्स को देखिए साथ में, ठीक है जी, एनाटॉमिकल फैक्टर्स को देखिए, आप साइटोलॉजी को देखिए कि साइटोलॉजिकली सेल कैसा है, ठीक है, उसकी फिजियोलॉजी को चेक कीजिए, ठीक है जी, ओके। फिजियोलॉजी में क्या, वार्म ब्लडेड है, कोल्ड ब्लडेड है, साइटोलॉजी में क्या देखना है, सेल कैसा है, डी न्यूक्लिएटेड सेल है
या न्यूक्लिएटेड सेल है या फिर आपका प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, ठीक है, न्यूक्लियस है उसके पास कि नहीं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, आरएनए है या डीएनए है। एनाटॉमी में क्या देखना है आपको, एनाटॉमी में आपको अंदर से चीर फाड़ करके देखना है, जैसे कि हार्ट आपका 4 चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड है, 2 चैम्बर्ड है, वो चीजें देखनी है, ठीक है जी। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो फिजियोलॉजी में तो हमें पता चल गया कि उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शंस चेक करने हैं, ठीक है। ऑन्टोजेनी देख सकते हैं आप इसकी, ऑन्टोजेनी, व्हाट इज ऑन्टोजेनिक बच्चों, ये होती है डेवलपमेंटल प्रोसेस, ठीक है जी। कैसे, जाइगोट टू अडल्ट तक, जाइगोट टू अडल्ट तक, ठीक है जी, कि एक जाइगोट से आपका बच्चा बना कैसे अडल्ट, वो हम लोग चेक कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग रिप्रोडक्शन देख सकते हैं, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन के बाद हम लोग इसमें आपका बायो केमिस्ट्री देख सकते हैं, ओके। हम यहाँ पर आपका एक्सपेरिमेंटल टैक्सोनॉमी देख सकते हैं, हम यहाँ पर आपकी साइटो केमिस्ट्री भी देख सकते हैं बच्चों। तो ये सारे इन्होंने आधार बताए कि देखिए, ध्यान से देखिए चीज़ों को। नेचुरल सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम था, जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट खुश हुए, उन्होंने कहा कि कुछ तो हमें ऐसा मिला कि हम जिसके बेसिस पर चीज़ों को डिस्क्राइब कर सकते हैं। क्योंकि एरिस्टोटल साहब का जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पर आपका जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, वो बहुत ही बेसिक था, बहुत ही इरेलीवेंट था, नॉन साइंटिफिक था, उतना ज़्यादा साइंटिफिक नहीं था, लेकिन उन्होंने एक आधार रखा, उन्होंने क्लासिफिकेशन करने का एक साइंटिफिकली हल्का सा एक आधार रखा कि अच्छा चीजें ऐसे हो सकती हैं, ऐसे नहीं हो सकती, ठीक है जी। उनके बारे में भी देखेंगे, हम लोग पढ़ेंगे जब भी हम लोग आपका फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम देखेंगे, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जब इन्होंने दिया था। नेक्स्ट बच्चों आपकी बात निकल के आती है कि एक इसमें अभी भी ड्रॉबैक था, कमी थी। वो कमी आपकी किन्होंने आकर पूरी की, आपके एंगलर एंड प्रेंटल साहब ने, जिन्होंने एक सिस्टम दिया हमें, फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है जी। आज तक का सबसे बेहतर बच्चों क्लासिफिकेशन सिस्टम है, इसके बिना हम लोग चीज़ों को अच्छे से क्लासिफाई कर ही नहीं सकते। ये ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी सिस्टम, ठीक है जी। ओके, सो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हमें देखने हैं यहाँ पर, ठीक है, कैसे हैं, तभी हमें पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ पहले रखनी है, कौन से बाद में रखनी है। और किन्होंने दिया है बच्चों आपको, ये दिया एंगलर, नाम नोट कर लीजिए बच्चों, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, एंगलर एंड प्रेंटल साहब ने, ठीक है जी। चलें आगे, तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन के बारे में। अरिस्टोटल साहब ने हमें किस आधार पर हमने उन्होंने क्लासिफिकेशन सिस्टम, फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। सो अरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल सही बात है, ये हमने अभी पढ़ा। इन्होंने क्या किया, देखो बच्चों, इन्होंने सिंपली जो आपके प्लांट्स थे ना, इन्होंने उसको बस सिंपल सा ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में बांट दिया। बस इन्होंने कहा कुछ क्या है, बिल्कुल घास जैसे छोटे छोटे हैं, कुछ उनसे झाड़ियों जैसे हैं जो श्रब्स हैं, ठीक है, और कुछ इनके कैसे हैं जो बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनको इन्होंने एक जगह कर दिया। अब इन्होंने नहीं देखा कि वो मैंगो का प्लांट है, कौन सा प्लांट है, बस इन्होंने सिंपली कहा कि छोटा, बड़ा और उससे छोटा, ठीक है जी। इस बेसिस पर इन्होंने इनको क्या किया, इन्होंने डिफाइन करके इनको अलग अलग कर दिया। सो एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप्स में बांट दिया, ठीक है जी, विद रेड ब्लड एंड विदाउट रेड ब्लड। यहाँ देखिए, एनिमल्स को रेड ब्लड एंड प्लस, और यहाँ पर नो रेड ब्लड, जिनको इन्होंने नाम दिया कौन सा आपका, इनेमिया, इनेमा, या फिर इसको हम लोग बोल देते हैं ए से, एनेमा, ठीक है जी। अब जिसमें खून की कमी होती है ना, बोलते हैं ना हम लोग इसको एनेमा हो चुका है, एनीमिया हो गया है, ठीक है जी, जॉन्डिस की बीमारी हो जाती है उसको, ठीक है, ओके, पीलिया हो जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो वो नो रेड ब्लड के वहां से नेम आया है एनेमा, और रेड ब्लड जिनके पास है वहां से नेम आता है इनीमा, ठीक है बच्चों। चलें आगे, चलिए, तो देखिए इन्होंने इसको कैसे बांटा। इन्होंने कहा कि ये आपके रहे मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स एंड फिशेस जिनके पास रेड ब्लड है, ठीक है जी। सिंपली नो रेड ब्लड इन्होंने देखा कि हार्ड बॉडी बाहर किनकी, और अंदर सॉफ्ट बॉडी वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो हार्ड बॉडी वाले बाहर से इनको नजर आया कि इंसेक्ट्स होते हैं, ठीक है, ओके, उनके विंग्स होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा हाई हार्ड मिलते हैं, काइटिन के बने होते हैं वो, ठीक है जी, ओके। देन इन्होंने देखा कि शेल वाले, जिसमें शेल फिश आ जाती हैं, नो शेल वाले इन्होंने देखा कि जेली फिश, जो बहुत ज्यादा आपका मेड्यूसा फॉर्म में होती है। और मैंने आपको जब हम लोग एनिमल किंगडम सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वो आपका किस तरीके से हम लोग उसको कह सकते हैं कि आपका नाइडेरियंस में आते हैं, ठीक है, आपके जो जेलीफिश वगैरह होते हैं, मेड्यूसा, पॉलिप्स, ये सब चीज़ें उसमें पाई जाती हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए आपका अरिस्टोटल साहब ने इतनी चीज़ें बताकर बहुत सारी कमियों को छोड़ दिया, ठीक है, उन्होंने कमियों को नहीं पूरा किया। आफ्टर दैट हमारे पास आते हैं एक बहुत ही अच्छे और बहुत बेहतरीन साइंटिस्ट, उनका नाम था कार्ल लिनियस साहब, ठीक है जी। तो इन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले प्रपोज किया। इन्होंने कहा देखिए 1758 में ये आए, इन्होंने कहा कि देखिए
किंगडम प्लांटे होगा और एक होगा किंगडम एनिमेलिया। जितने जीव जंतु थे पूरी दुनिया के इन्होंने उठा के इन 2 किंगडम में रख दिए और इन्होंने बताया कि क्लासिफिकेशन सिस्टम सबसे पहले कैसे होगी। इनकी एक बुक है, अपना बुक का नाम है, सॉरी एक सेकंड दीजिए, इनकी बुक का नाम है आपका नेचरे करके नाम है। एक सेकंड दीजिए, मेरे दिमाग से एकदम से निकल गया। ठीक है जी, एक सेकंड, वन सेकंड, सिस्टम एंड नेचरे। ठीक है जी, इनकी बुक का नाम है सिस्टमा नेचरे। तो इस बुक में इन्होंने बताया कि हमें टेक्सोनॉमी और प्लस क्लासिफिकेशन करनी कैसे है, सिस्टम क्या है, आधार क्या रहेगा। ठीक है बच्चों, अब इन्होंने जो किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया दिया, इन्होंने दिया ऑन द बेसिस ऑफ, आधार क्या था इनका आधार था आपका सेल वॉल। जिनके पास तो सेल वॉल थी प्रेजेंट, उन्होंने उठा के उन सबको रख दिया किंगडम प्लांटे में, और जिनके पास सेल वॉल नहीं थी इनको उठा के रख दिया इन्होंने किंगडम एनिमेलिया के अंदर। लेकिन ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी इन्होंने, क्योंकि हमें पता है कि आपके बहुत सारी फंगस ऐसी है जिनके पास सेल वॉल है, किन्हीं के पास नहीं है। ओके, और बहुत सारे प्रोटिस्टेंस ऐसे हैं जिनके पास सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है जी, बहुत सारे प्लांटे में भी ऐसे आते हैं जिनके पास सेल है, सेल वॉल नहीं है। ठीक है जी, ओके, चलिए। तो इन्होंने जो सेल वॉल के बेसिस पर चीजें इन्होंने इधर उधर की, तो उनकी जो कमियां थी, कमियां क्या थी सबसे पहले अगर मैं निकालूं, तो देखिए हम लोग अगर कमियों को देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स अगर मैं बात करूं, ठीक है, जो प्रोकैरियोट्स कौन से होते हैं बच्चों, जिनके पास अपना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल भी नहीं होता, जो सबसे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म है, सबसे पहले हमारे पास आए थे जीव जंतु। ठीक है जी, तो जिसमें बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स, इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, एक ही अंडर प्लांट्स इन्होंने रख दिया बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। इन्होंने देखा कि सेल वॉल है, इस आधार पर इन्होंने क्या किया, इनको दोनों को इकट्ठे कर दिया, जैसे कि फंजाई, मोजेस, फर्न, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो इनको भी इन्होंने एक जगह रख दिया, जबकि ये बिल्कुल ही गलत बात है। ठीक है जी, देन इन्होंने देखा यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को भी सेम ग्रुप में रख दिया, लाइक क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगैरा, जबकि हमें पता है कि ये हम लोग इसको अलग अलग पढ़ते हैं। यूनिसेलुलर जो भी आपके ऑर्गेनिज्म है उनको हम लोग कहाँ पढ़ते हैं आपके बच्चों, या तो सिर्फ हम मोनेरा में पढ़ते हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हम उसको प्रोटिस्टन में पढ़ते हैं। आफ्टर दैट हमारे फंजाई से लेके प्लांट्स एंड लास्ट में एनिमेलिया तक आपके मल्टी सेलुलर से लेकर आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं। कहीं पर भी हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स वहां नहीं देखने को मिलते इन 3 किंगडम में। नेक्स्ट अगर मैं हम बात करें, इट डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन हेटरोट्रॉफिक, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर भी इनको क्या किया इन्होंने, अलग नहीं कर पाए। हेटरोट्रॉफिक फंजाई और ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स को भी इन्होंने एक साथ में रख दिया। ठीक है जी, और फंजाई की जैसे कि सेल वॉल कैसी थी, काइटिनियस, और ग्रीन प्लांट की कैसी थी, सेलुलोसिक सेल वॉल, तो इनको भी ये अलग नहीं कर पाए बच्चों। ठीक है जी, तो ये इनकी कुछ कमियां रही। आफ्टर दैट हमारे पास, एक सेकंड, आफ्टर दैट हम लोग ये आते हैं आपके लास्ट में, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को लेकर आपके आर एच विटाकर साहब 1969 में। इनसे पहले हम लोगों ने आपका थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम और फोर्थ क्लासिफिकेशन सिस्टम ढूंढ लिया था। जो आपका थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम, देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका किन्होंने दिया, कैरोलस लीनियर साहब ने। इतनी बात क्लियर है। ठीक है जी, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आपका किन्होंने दिया बच्चों, वो दिया आपका अर्नेस्ट हैकेल साहब ने। इन्होंने क्या किया, आपका प्लांटे और एनिमेलिया तो वैसे ही रखा, इन्होंने साथ में से बीच में से आपका प्रोटिस्टा बाहर निकाल लिया, इसको अलग किंगडम बना दिया। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में बच्चों आपका क्या हुआ, प्लांटे, एनिमेलिया और आपका प्रोटिस्टा ऐसे ही रहा। आपका मोनेरा जो था उसको अलग निकाल लिया, लेकिन निकाला किन्होंने, ये निकाला आपका कोपलैंड साहब ने। कौन से, कोपलैंड साहब ने। ठीक है जी, ये भी आपके एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने करते करते आपके 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पर हमें पहुंचा दिया था। लेकिन अभी भी इनमें बहुत सारी कमियां थी। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे प्लांट्स, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे जो अभी भी इधर उधर पड़े थे, अच्छे से वो नहीं हमने तरतीब लगाए थे कि मोनरा सबसे पहले आएगा, प्रोटिस्टा, बस हमें इतना पता चल गया था कि ये इसमें है, ये इसमें है, ये इसमें है। ठीक है जी, इनको लेकिन हम लोग नंबर वाइज कैसे लगाएं, हमें पता कैसे चलेगा कि सबसे पहले कौन आए थे, सबसे बाद में कौन आए हैं, तो वो बच्चों हमें आकर बताते हैं आपके बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन साइंटिस्ट आर एच विटाकर साहब। 1969 में बच्चों ये आए, इन्होंने हमें बताया कि सबसे पहले मोनरा आएगा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। इन्होंने दिए हमें क्या, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जो कि बहुत ही बेहतर, और आज के जमाने में भी वो, आज के दिनों में भी वो यूज हो रहा है, और आज के हम लोग कह सकते हैं आज के दिनों में वर्किंग सिस्टम में बिल्कुल वर्क कर रहा है। ठीक है जी, चलिए। सो बेस्ड कैसा था इनका, बेसिस क्या था इनका, सेल स्ट्रक्चर
थैलेस ऑर्गेनाइजेशन देखनी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखना है, ठीक है, कि उनका खाना पीना कैसा है, रिप्रोडक्शन देखनी है कि वेजिटेटिव है, एसेक्सुअल है कि सेक्सुअल है। लास्ट में इन्होंने हमें बताया कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को भी आप यूज कीजिए, इनसे ही पता चलेगा कि सबसे पहले मोनरा, आफ्टर दैट प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटे, देन एनिमेलिया आएगा। ठीक है बच्चों, चले आगे। चलिए, तो ये इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। इनका देने का आधार क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे? इन्होंने बच्चों हमें क्या बताया, इन्होंने कहा देखिए, सबसे पहले हमें ये वाले जो आपके 1 सेल टाइप, 2 सेल वॉल, थर्ड आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फोर्थ आपका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन और फिफ्थ आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इन 5 कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इन पांचों किंगडम को हम लोग तरतीब वाइज लगा सकते हैं, एक हायरार्की में लगा सकते हैं कि पहले कौन और लास्ट में कौन, मतलब मॉडर्न और हम लोग देख सकते हैं कि सिंपल ऑर्गेनिजम्स कौन से। तो मैं अगर आपको बताऊं तो मोनेरा आपका सबसे सिंपल है और एनिमल किंगडम एनिमलिया सबसे कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोग बायोलॉजी की सबसे खास बात ही यही है कि हम लोग सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते हैं। और इसको अगर बायोलॉजी में हम लोग चीज़ों को लिंक करके पढ़ते हैं ना, तो हम लोग कभी भी आपको कोई हरा नहीं सकता, कोई धोखा नहीं दे सकता। ठीक है जी, ओके, कोई आपको हिला नहीं सकता। आपके कहते हैं ना कि अगर आपके बेसिक्स आपके स्ट्रांग हो, बेसिक्स नेवर फेल। सिंपल सी बात है, बेसिक्स नेवर फेल। आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही है, चुपचाप आप क्या कीजिए, आप बेसिक्स पर आ जाइए, दोबारा से देखिए, रीड आउट कीजिए, आपको सारी चीज़ें फिर से एकदम से रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा, आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये चीज़ें ऐसे हो सकती हैं। ठीक है जी, चलिए। तो सबसे पहले इन्होंने बताया हमें मोनरा आएगा, सेकंड प्रोटिस्टा, थर्ड फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो देखा गया कि सेल टाइप मोनरा का कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। आफ्टर दैट प्रोटिस्टा, फंजाई, यू प्लांटे हो गया, सॉरी आपका एनिमेलिया हो गया, इन सब का क्या है आपका यूकैरियोटिक है। कैसा है आपका, यूकैरियोटिक सेल टाइप है। तो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? देखिए बच्चों, प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, सिंपल सी बात है बच्चों, प्रोकैरियोट्स आपके ऐसे एनिमल्स होते हैं या आपके ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम बोल सकते हैं। मोनरा में बेसिकली क्या होता है, देयर इज ओनली सोल मेंबर ऑफ अगर मोनरा बात करें तो दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियाज। इसमें सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। आफ्टर दैट इसमें हमें और कोई चीज नहीं देखने को मिलती है। तो बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म मानते हैं कि ये सबसे पुराने और सबसे पहले आने वाले, धरती पर सबसे पहली जीवन धारा में आने वाले, स्ट्रीम में आने वाले सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है जी, ओके। सो अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट की, तो बच्चों प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, एनी ऑर्गेनिजम्स इन विच द जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एनक्लोज्ड इन अ सेल न्यूक्लियस। जो उसका न्यूक्लियस है उसके पास क्या है आपकी, लाइक थर्ड पॉइंट देखिए, इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, एब्सेंट है। सो इट इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी, तो इसी बेसिस पर हम क्या करते हैं, इसको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म बोल देते हैं, क्योंकि इनमें क्या है आपकी बेसिकली आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बच्चों क्या है आपकी एब्सेंट रहती है। ठीक है जी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स की, तो देखिए उसमें ध्यान से अगर देखोगे तो ये इसमें आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। क्यों प्रेजेंट है, क्योंकि इसका डेफिनेशन ही यही है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स का कि एन ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट ऑफ cells in which the genetic material is contained within a distinct nucleus. All organisms except bacteria are यूक्रियोट्स। तो मैं मोनरक और बैक्टीरिया को छोड़ दूं अगर, तो बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, सारे के सारे प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया सबके सब यूक्रियोट है। मतलब सबके पास अपनी क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बच्चों बहुत बढ़िया करके प्रेजेंट है। चाहे उनके अंदर आरएनए मटेरियल हो, चाहे डीएनए मटेरियल हो, तो वो कहां पर रहेंगे, आपका जेनेटिक मटेरियल किसमें इंक्लूडेड रहेगा, आपका एनक्लोज्ड रहेगा, वो आपका रहेगा बच्चों आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। ठीक है जी, सिंपल सी बात थी, सिंपल सा डिफरेंशिएट था इनमें, कोई ज्यादा खास नहीं था। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि मोनरा पहले प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म, आफ्टर दैट एनिमेलिया की तरफ जाते थे हम, एडवांस हुए। आज मैं आपके सामने एक ह्यूमन बैठा हूँ किंगडम एनिमेलिया से। हम बहुत एडवांस हैं, हमारे पास अच्छी सोचने की, मेटाकॉग्निशन की हमारे पास ताकत है। हम लोग सोच के लिए भी सोच सकते हैं कि क्या सोच रहे हैं। ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हम लोगों ने बहुत सारी ऊंचाइयों को छुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलिए सेल वॉल के आधार पर हम देखते हैं, तो इनका नॉन सेलुलोसिक होता है, मतलब सेलुलोज की नहीं बनी होती है, लेकिन पॉलीसेकेराइड और प्लस अमाइनो एसिड्स की तो इनकी क्या है आपकी सेल वॉल बनी होती है। ये जो सेल वॉल है ना आपकी, इसमें बेसिकली आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन और स्यूडोमेरिन की बनी होती है। ठीक है, मैं वो आगे चल के आपको बताऊंगा। पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडोग्लाइकन, अब ये दोनों अलग अलग इसी एक सेकंड लीजिए, स्यूडोमेरिन, स्यूडोमेरिन। ठीक है जी, तो मैं ये भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट, जैसे हम लोग किंगडम ऑनर हम लोग पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको बताऊंगा अच्छे से कि एक्चुअली क्यों ये अलग अलग है। ठीक है,
क्या आधार है? बेसिकली जो आपकी पेप्टाइडोग्लाइकन है ना बच्चों, ये आपकी किस में पाई जाती है? आपकी जल्दी बताइए। ये आपकी यू बैक्टीरिया में पाई जाती है, जो ट्रू बैक्टीरिया। स्यूडोमोनास आपकी पाई जाती है जो एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं, जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, ठीक है, जिनको हम लोग बोल देते हैं आपके स्यूडो, क्या बोल देते हैं जल्दी बताइए, या आरके बैक्टीरिया बोल देते हैं, ठीक है जी। मतलब जो आपके ऐसे वाले बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है, ये किसी भी कंडीशन में हमें मिल सकते हैं, कॉस्मोपॉलिटन हम इनको कहते हैं, ठीक है जी। चलिए, सो प्रेजेंट इन सम यूकैरियोटिक प्रोटिस्टन में, मतलब किसी किसी में प्रेजेंट है, किसी में नहीं है। अगर मैं बात करूं फंजाई की, तो इसमें सिंपल सी बात है कि काइटिन की और प्लस पॉलीसेकेराइड की क्या पाई जाती है? आपकी सेल वॉल पाई जाती है। बेसिकली 90% काइटिन की पाई जाती है, जो कुछ 10% बचते हैं उनके ऊपर एक पॉलीसेकेराइड की बाहर एक सिंपल काइटिन की एक ऐसे रफ सी स्टफी सी एक लेयर बन जाती है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं कि पॉलीसेकेराइड की लेयर बनी हुई है वो, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यूकैरियोट में, आपका प्लांटे, तो प्लांटे में आपको सिंपल सा आधार समझ में आपको आता है, सामने है आपके कि ये सेलुलोज की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सिंपल से आपको याद रखना है, जितने भी इस धरती पर प्लांट्स पाए जाते हैं, हर्ब, श्रब्स और ट्रीज, सब के सब आपके, अगर मैं थैलोफाइट एल्गी की बात करूं, अगर मैं कह दूं आपके सामने, अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि आपके टेरिडोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, सबके सबके पास क्या है? आपकी एक ही सेल वॉल पाई जाती है, कौन सी? सेलुलोज की मटेरियल की बनी हुई, ठीक है जी। अगर मैं किंगडम एनिमेलिया की बात करूं, तो उनमें क्या है बच्चों? एब्सेंट रहती है, हमारे में सेल वॉल नहीं होती। कोई भी आपको अगर एक आके क्वेश्चन सिंपल सा बच्चों पूछता है, किंग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में कोई ऐसा किंगडम है, बताइए, जिनमें आपकी सेल वॉल टोटली एब्सेंट है, तो आप एकदम से झटके से नाम लोगे, आप कौन सा? बिल्कुल आपको एकदम से कनेक्ट करना है, और कनेक्ट करते ही आपको बताना है कि आपका कौन सा किंगडम एनिमेलिया है बच्चों, जो आपका क्या है, जिसमें सेल वॉल बिल्कुल एब्सेंट होती है, नहीं पाई जाती। और ये बहुत बार बच्चों आपको क्वेश्चन आया हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार टीजीटी, पीजीटी, लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर, आपके नीट में, ठीक है, आपके पीसीएस एग्जाम्स में ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट का है तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बाकी एग्जाम्स का तो आपको 1 to 2 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। सिंपल सी बात है, सिंपल से आधार पे बेसिस है कि अगर आपका कोई पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है इन विच आपके 5 किंगडम्स, ठीक है, कौन सा ऐसा किंगडम है जिसके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है, तो किंगडम एनिमेलिया बच्चों। बिना आंखें खोले, बिना आंखें बंद किए जो आप कर सकते हो, आप इसको आराम से टिक लगा दो कि यही वाला आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है जी। चलिए, तो मैं बात करता हूँ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की। आर.एच. विटाकर साहब की हम लोग ये क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, उन्होंने किस बेसिस पर दिया? तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बताई हमें, ये सेलुलर है, मैंने अभी आपको बताया था ये भी सेलुलर है, लेकिन उसके बाद आपके मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यू आपके शुरू हो जाते हैं फंजाई से, ठीक है जी। फंगस आपकी कैसी होती है? सेलुलर फॉर्म में नहीं होती है, कुछ सेल्स हैं वो एग्रीगेट हो जाते हैं, एग्रीगेट होने के बाद वो क्या करते हैं? अपने आप को डिवीजन शो करते हैं, अपनी लेवल ऑफ डिवीजन भी आप डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि कौन सा सेल क्या काम करेगा, कौन सा सेल अनदर काम करेगा, ठीक है जी। आफ्टर दैट टिश्यू ऑर्गन सिस्टम इसमें पाया जाता है प्लांटे में, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है 3 ऑर्गन्स, ओनली 3 ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, इन प्लांट्स कौन कौन से? जल्दी बताइए। लीव्स बच्चों, ठीक है जी। उसके बाद स्टेम, और थर्ड आपका लास्ट क्या हो गया? रूट। ओनली 3 ऑर्गन्स आपके पाए जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम, सॉरी ऑर्गन कौन कौन से आपके? लीव्स, स्टेम और रूट। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता बच्चों, ठीक है जी। वो कहाँ पर पाया जाता है आपका? वो आपका किंगडम एनिमेलिया के अंदर, क्योंकि हम सबसे क्या है? एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है जी। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं। ऑटोट्रॉफिक होते हैं आपके मोनरास, ठीक है जी, मतलब बैक्टीरिया जितने हैं ऑटोट्रॉफिक, अपना खाना खुद भी बना सकते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करके बना सकते हैं, या फिर वो कीमोसिंथेटिक जो आपकी एक प्रोसेस होती है उससे भी बना सकते हैं। जब हम किंगडम मोनरा पढ़ेंगे इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे कि कौन से ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस यूज कर रहे हैं, और कौन से आपके ऐसे हैं जो कीमोसिंथेटिक आपका प्रोसेस है उसको फॉलो कर रहे हैं। हेटरोट्रॉफिक नेचर भी शो करते हैं। सेप्रोफाइट होते हैं जिसमें पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है। सेप्रोफाइट्स आपके होते हैं जो डेड लिविंग, और सॉरी आपका जो डेड डिकेइंग और ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर आपके क्या करते हैं? वो फीड करते हैं। पैरासाइट्स होते हैं जो अपना एक होस्ट ढूंढ लेते हैं उसके अंदर, जैसे कि हमारे ऊपर भी बहुत सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट गट वॉल है, उसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ आपके बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं जो क्या करते हैं? आपके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। अगर बुरे ज्यादा बढ़ जाते तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं, अच्छे बढ़ जाते हैं तो हमारे लिए वैसे ही हैप्पी होते हैं। हमें नींद में हेल्प करते हैं, बहुत सारी अनदर चीजों में भी वो हमें हेल्प करते हैं, ठीक है जी। चलिए,
अच्छा मेटाबॉलिज्म हमारा रखते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा प्रोटिस्टेंट्स की। तो प्रोटिस्टेंट बच्चों आपके प्रोटोजोन्स, ठीक है, फोटोसिंथेटिक होते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी हमें ये देखने को मिल जाते हैं। कीमोसिंथेटिक ये बिल्कुल नहीं होते। फंजाई आपकी सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ फिर से स्टार लगा लीजिए, जिस तरीके से मैंने आपको सेल वॉल एनिमेलिया के अंदर बताया, तो ये भी बच्चों आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कौन सा ऐसा किंगडम है जो ऑटोट्रॉफिक नेचर शो बिल्कुल भी नहीं करता है, ठीक है, वो है आपका फंजाई प्लस एनिमेलिया। लेकिन फंजाई में आपके सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक आते हैं, लेकिन जो एनिमल्स हैं उसमें किंगडम एनिमेलिया, इसमें हमें होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक देखने को मिलते हैं, ठीक है जी। किंगडम प्लांटे की बात करो तो यहाँ पर हमें क्या है, ऑटोट्रॉफिक नेचर शो करने वाले प्लांट्स सारे के सारे मिलेंगे, और सब के सब क्या कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस कर रहे होंगे बच्चों, क्या कर रहे होंगे, फोटोसिंथेसिस करते हुए मिल जाएंगे, ठीक है जी। आई होप आपको ये सारा का सारा टेबल अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है जी। चले हम लोग, चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आपका एक लास्ट टॉपिक, ठीक है जी, और उसका नाम है बच्चों आपका थ्री डोमेन सिस्टम। थ्री डोमेन सिस्टम, ध्यान से सुनिए बच्चों, थ्री डोमेन सिस्टम का क्या मतलब है यहाँ पर। देखिए, यू नो, इसको हम लोग सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन भी बोल देते हैं। सिक्स किंगडम आफ्टर आर एच विटाका साहब का ही दिया हुआ है ये, लेकिन उसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने भी इसको कुछ तवज्जो दी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं चल पाया। आज भी हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। तो सिक्स किंगडम इसको क्लासिफिकेशन सिस्टम भी हम लोग बोल देते हैं, ठीक है। ये हमें दिया गया 1990 में, ठीक है जी। ओके, सो इसमें अगर बात करें हम लोग, तो कार्ल वोस साहब ने इसे प्रपोज किया था। तो कार्ल वोस साहब का क्या कहना था कि पहला जो आपका डोमेन होगा वो आपका होगा आर के डोमेन, आर के डोमेन। सेकंड जो होगा आपका वो होगा आपका बैक्टीरिया डोमेन। थर्ड जो आपका होगा वो होगा यूकैरिया, यूकैरियो डोमेन। देखिए आर के डोमेन में उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ आपके आर के बैक्टीरियाज आएंगे, मतलब ये आपका सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा को डिवाइड करके आपके दो किंगडम बना दिए, दो सब किंगडम, ठीक है जी। ओके, आर के बैक्टीरिया होंगे, ठीक है जी, और बैक्टीरियल डोमेन में आपके सारे के सारे यू बैक्टीरिया होंगे। ये आर के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, ये हम लोग किंगडम मोनेरा में पढ़ेंगे, वहां पर बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है जी। चलिए, तो यू कैरियर में आपके जितने भी बाकी बचे, आपके प्रोटिस्टा, ठीक है जी, आपका फंगस फंजाई हो गया, प्लांटे किंगडम प्लांटे आ गया, ठीक है जी, एनिमेलिया, लास्ट में आपका एनिमेलिया। देखिए फोर किंगडम तो इसी में आ गए। इन्होंने सिर्फ मोनिरा को डिवाइड कर दिया यूकैरिया में और आपका आर्के बैक्टीरिया में, ठीक है जी। तो इससे बनते हैं आपके सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो 1990 में दिया। इतना कुछ खास नहीं था, सिंपल वही था, बस इन्होंने कुछ हल्की फुल्की करने की कोशिश की इधर उधर, लेकिन वो चीजें उतनी ज्यादा बेहतर नहीं निकल के सामने आई। सो अभी भी अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि सर इसमें वायरसेस अभी भी इंक्लूडेड नहीं है। वायरसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं बच्चों, ये ना तो नॉन लिविंग है और ना ही ये प्रॉपर तरीके से लिविंग है। तो हम लोग जो फाइव किंगडम सिस्टम है बच्चों वो पढ़ते हैं आपका लिविंग क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो इसलिए बच्चों हम लोग आपका वायरसेस को बाहर रखते हैं। मैं आपको इसी वाले जो आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपका जो चैप्टर है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि वायरसेस, पायरोइड्स, प्रायोन्स, लाइकन्स, इनको क्यों एक्सक्लूड किया गया है। तो फिलहाल आज के लिए बच्चों आपका इतना ही, ठीक है जी। आपका चैप्टर यही, सॉरी, आपका टॉपिक यहीं तक था। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका टॉपिक होने वाला है आपकी स्क्रीन के सामने, किंगडम मोनेरा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच बच्चों, स्टे ट्यून्ड।